आपके अंदर कॉम्पिटिटिव एज का नॉलेज होना चाहिए। ज्ञान सबसे पहला है। दूसरा है स्किल्स। अब स्किल्स प्री की अलग है, मेंस की अलग है। स्किल्स का मतलब होता है आप कितनी जल्दी याद कर सकते हैं, आप कितना अच्छा लिख सकते हैं। राइटिंग भी यहां आ गई और लैंग्वेज का पार्ट भी यहां पर आ गया। जब आप ये काम करना शुरू करते हैं तो आपके सामने कुछ चैलेंजेस खड़े होते हैं। ये मेरा पहला पार्ट शुरू हो रहा है, और अगर अभी आप ऐसे ही देख रहे थे तो, या अगर आप इस नौकरी को लेना नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ फ्री वगैरह निकालना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। समय व्यर्थ ना करें, एंजॉय लाइफ व्हाइल यू कैन। सबसे पहली चीज, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो हमारे पास होना चाहिए, दैट इज प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस। सिलेबस सबसे पहला है। जब भी आप प्री पढ़ रहे हैं या आप मेंस पढ़ रहे हैं तो आपके पास सिलेबस पूरा होना चाहिए, पॉइंट वाइज होना चाहिए। अगर सिलेबस एक लाइन में दिया है या एक दो वर्ड का सिलेबस है तो आपको उसके डायमेंशंस पता होने चाहिए, आपको उसके एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए कि कहां तक ये खुल सकता है। अर्थ ये हो गया कि सिलेबस के बाद में आपको उसके टॉपिक्स का ब्रेकअप होना चाहिए। मैंने इसके ऊपर कंटेंट बनाया है और जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप MFSC ऑफिशियल अवेलेबल है, सबके लिए अवेलेबल है। इट्स फॉर ऑल, ये जनरलाइज्ड है, इंडिविजुअल नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल हैंडलिंग मेरी तब होती है जब मुझे मेरे किसी भी एक साथी की स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस पता हो। जब मुझे ये पता होती है तो मैं पर्सनली काम कर सकता हूं, जब नहीं है तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सैंपल के तौर पर। ब्रेकअप आ गया आपके पास। अब इस ब्रेकअप का एक एक्सटेंट होगा, दायरा होगा। एक्सटेंट बेसिकली हम बहुत, अगर हम आसानी से बोलें तो 5W1H टाइप के क्वेश्चन से आप खोल सकते हो। दायरा, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हिच, हुज, इस तरह के, व्हाई, इस तरह के सवाल। इसके बाद में जब आप यहां पर आ चुके हैं तो अगला एलिमेंट आपके सामने खड़ा होता है, दैट इज द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी? क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा जा सकता है? कॉम्प्लेक्सिटी। क्वेश्चन इजी है। अब इजी क्वेश्चन का बड़ा आसान एग्जांपल देता हूं जिसे आप प्री में तैयारी करते हैं। पानीपत 1, ये सिंपल आपको टर्न दे दिया 2 मार्कर के लिए, इसके सारा डिटेल आपके पास है, डायरेक्ट टू द पॉइंट है। ये इजीएस्ट क्वेश्चन है जो आपके नॉलेज को लिखना मांगता है। कैसे एक्सप्रेस करते हो? दैट कम्स अंडर द पार्ट ऑफ स्किल्स। और इन दोनों को जब आप अप्लाई करते हो तो बनता है राइटिंग प्रैक्टिस। और ये चीज बताती है कि इस दो नंबर में से आप कितने ज्यादा नंबर ले सकते हैं। यही वाला क्वेश्चन अगर 7 मार्क में आ जाए, यही वाला क्वेश्चन अगर 10 मार्क में आ जाए, तो आंसर की राइटिंग के अंदर आप कितने फैक्ट्स जोड़ सकते हो, कितने कंसेप्ट जोड़ सकते हो, ये वाली चीज होती है। नाउ ये कब संभव होता है? जब आप किसी भी चीज के ऊपर विचार करते हैं, मंथन करते हैं, दैट इज थॉट बिल्डिंग। सो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ थॉट यानी थिंकिंग, THOUGHT, इसको बनाना और ये करने का तरीका होता है, जब भी आप पढ़ते हैं रीड, उसके बाद वाला एलिमेंट होता है रिफ्लेक्ट। उसके ऊपर सोचिए कि क्या पढ़ा है। कारण बड़ा सिंपल है कि जब हम मेंस में जाते हैं तो सबसे अधिक समस्या आपके सामने खड़ी होती है कि यहां रेलेवेंस कैसे डालें, यहां पर इंटरकनेक्टेडनेस कैसे आए। तो अगर आप यहां वाले मोड पर हैं, प्री का डेटा लेकर आप 2 मार्कर लिख लेते हैं और तब आप इस आंसर के ऊपर जाने के लिए जिस चीज को चाहेंगे उसे कहते हैं विचार। अब बड़ा आसान सा होता है, एक बुकिश काइंड ऑफ रूल बना दिया जाता है, क्योंकि किसी के पास भी इतना समय नहीं होता कि हर एक टॉपिक के, हर एक सब टॉपिक के ऊपर इन सारी चीजों को खोला जा सके। तो जब हम उनके ऊपर काम करते हैं तो इस विचार के अंदर बड़ा सिंपल तरीके से बोल दिया जाता है कि किताब में जो दिया हुआ है वो विचार लिख दीजिए, आप अपना विचार न डालें। ये सेफ गार्डिंग है, ये राहुल द्रविड़ की तरह डिफेंस है। डिफेंसिव क्यों कर गए? कि आप एग्रेसिव में हो सकता है गलत बयानी कर दो,
तो यहां ये डिफेंसिव काम चलता है। अब ये जनरल मैंने आपको इसलिए बोला है क्योंकि आई एम नॉट इन दैट मोड अभी कि मैं पर्सनली वन ऑन वन करा सकूं इसके अंदर, तो ये जनरल वाला पार्ट है। अब इसके बाद में जब आप सिलेबस ले लेते हैं और सिलेबस लेने के बाद में आप उसके टॉपिक को डिसर्न कर देते हैं और आप सबके, कहां लिखा था मैंने, 5W1H निकाल लेते हैं, तब आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट उठकर आता है जो अगला पार्ट होता है कि यहां पर आपको मिनिमम कितना करना है, मिनिमम, ताकि आपके औसत एवरेज आंसर्स बन जाए। कितना मिनिमम नॉलेज चाहिए? मिनिमम नॉलेज का अर्थ हो गया कि अगर एक टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर आपने ये बेसिक एनालिसिस किया है तो ये बन जाएगा। लेकिन क्या ये जरूरी है कि कॉम्प्लेक्सिटी लेवल के ऊपर वो बेसिक क्वेश्चन पूछें? वो बहुत सारे अलग अलग तरह के नाम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अंग्रेजी में डिस्क्राइब, फॉर एग्जाम्पल डिस्कस, ये 2 क्वेश्चन लिखे हैं। इसके ऊपर मेरा पूरा एक सेशन है कि कौन सा शब्द अगर आया है तो उसके लिए आंसर किस तरह से दिया जाएगा। आई डोंट नो वो पब्लिकली अवेलेबल है या सिर्फ मेरे मेंबर्स के पास है। आई विल लुक इनटू दैट, और अगर वो मुझे हिडन मिला तो आई मेक इट अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू, नो प्रॉब्लम। उसको हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं, जैसे भी समय मिलेगा। अब जब आप यहाँ पर मिनिमम अंडरस्टैंडिंग वाला काम कर लेते हो कि औसत तौर के ऊपर पानीपत के लिए मुझे क्या क्या डेटा चाहिए, ये कब बनेगा? जब आपके पास इस आंसर को लिखने की फ्रेमिंग होगी। आंसर की फ्रेमिंग, फ्रेमिंग का मतलब क्या होता है कि क्या क्या कंटेंट होना चाहिए मिनिमम लेवल के ऊपर। फॉर एग्जांपल पानीपत 1 एक युद्ध है, तो इसके अंदर एक चीज आएगी वर्सेस, ये तो कम से कम चाहिए। अगला एक और एलिमेंट आएगा, कहां पे और तारीख, व्हेन, वेयर, और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ जाता है रिजल्ट। ये तो मिनिमम हो गया, ये फ्रेमिंग कहलाती है। तो हर एक टॉपिक के अंदर ऐसे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, यहां से निकलता है अगला पार्ट, जिसको सब लोग ले लेते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। पढ़ने का मतलब होता है, उसको करने का तरीका होता है, दैट इज कॉल्ड एज PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ। आप क्या करते हैं? आपका मतलब है, हो सकता है आप इसमें से ना हो, अधिकतम वो यहां पर जो क्वेश्चन दिया होता है उस क्वेश्चन को करते हैं। मेरी क्लास के अंदर जो मैं सिखाता हूं वो होता है इस क्वेश्चन से उस क्वेश्चन का टाइप निकालो और इस टाइप की फ्रेमिंग तैयार करो, और उस फ्रेमिंग को करने के बाद दूसरी कितनी जगहों पर वो क्वेश्चन एप्लीकेबल हो सकता है उसका डेटा निकालो। नाउ यू कैन से कि हाँ, ये वाला टाइप ऑफ क्वेश्चन तैयार हुआ, क्वेश्चन नहीं तैयार हुआ, टाइप ऑफ क्वेश्चन तैयार हुआ। सो इट टेक्स टाइम, बट ये वो वाला मामला होता है जिस मामले के अंदर मैं हमेशा कहता हूं कि प्री हर किसी की निकल सकती है और हर किसी की रुक सकती है, लेकिन जब आपको उसकी मर्जी से मेंस में लिखने का मौका मिल रहा है तो इस चांस को नहीं गंवाना। मेंस आपके हाथ में है, और मेंस के अंदर जितनी मक्कारी आज मैं देख रहा हूं उतनी मैंने पहले नहीं देखी। बुरा लगे 2 रोटी और खा, ये सत्य है, कटु सत्य है। इसके बाद में एक और एलिमेंट होता है कि जब आप आंसर लिखने की कोशिश करते हैं, फ्रेमिंग बना ली आपने, चलिए ये वाला एग्जांपल आपने ले लिया, पानीपत 1, इसकी फ्रेमिंग कर ली। अब आपको देखना है कि आपकी राइटिंग कैसी है, कितनी सुंदर है। सुंदर का अर्थ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पढ़ने में नहीं आए, यहां पर बात होती है कि वो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो, बस समझ में आनी चाहिए, अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ज्यादा गिचड़ पिचड़ करेंगे, ज्यादा छोटी राइटिंग होगी, पढ़ने में तकलीफ होगी। इंसान के पास इतना समय नहीं है जो चेक कर रहा है। इस गोल्डन रूल को याद रखिए कि आपको पढ़ाना पड़ता है। सो राइटिंग के साथ में दैट इज क्वालिटी पहला, दूसरा स्पीड, कारण हमारे पास जो पेपर है उसके अंदर आपको बहुत सारा लिखना है, लिमिटेड समय में लिखना है, और आपके पास सोचने का उतना समय नहीं होता। अगर आपको नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप सोच सकते हो, लेकिन अगर आपको पूरा पेपर आता है तो आप सोच नहीं सकते। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है आपकी बेस्ट क्वालिटी ऑफ राइटिंग विद बेस्ट स्पीड
को इम्प्रूव करना है, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। ये बेसिक चैलेंजेस हैं तैयारी करने के। कहां से शुरू किया? सिलेबस से शुरू किया मैंने, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस तक लेकर आ गए। आप जितना कोशिश करेंगे उतना आप मशीन मॉडल के ऊपर आंसर लिख सकेंगे, और जब मशीन मॉडल के ऊपर आंसर लिखते हैं तो वो प्रैक्टिस्ड होता है। एक एक काम को करने के लिए जिस तरह से प्रैक्टिस लगती है, ये वो वाली चीज होती है। ओके, सो मेरा एक यूजुअल डिस्क्लेमर रहता है कि दिस इज फॉर जनरल, this may or this may not work for each one of you. It may work for you, it may not work for you. So आपका अपना personal discretion